नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पॉलिटिकल पाठशाला। सबसे पहले तो पिछले वीडियो के सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि ऐसे ही आपका सपोर्ट अगले हमारे आने वाले वीडियो के अंदर बना रहे। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने 2024 के इलेक्शन की कार्यशैली और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करी थी और उसी वीडियो के अंदर हमने कहा था कि हमारे अगले आने वाले वीडियो के अंदर हम इलेक्शन का फेज वाइज विश्लेषण करेंगे और मुद्दों और समीकरण के आधार पर जीत हार की संभावना के ऊपर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई वाली एनडीए इस बार 400 प्लस सीटों को जीतने के टारगेट के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरी है। नरेंद्र मोदी यानी भारत की सत्ता का वह केंद्र जो अपने खुद की सत्ता के लिए लड़ा कोई भी इलेक्शन आज तक नहीं हारे, जैसे गुजरात विधानसभा 2002, 2007 और 2012 और लोकसभा के लिए 2014 और 2019 की प्रचंड जीत दिखाती है कि आज भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और उनकी अगुवाई में भाजपा एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ लगातार 2 बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस बार भी 400 प्लस सीटों के टारगेट के साथ सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भाजपा मोदी की गारंटी, विकास, मजबूत सरकार के साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, 370 खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण, सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और तीसरे टर्म में दुनिया के तीसरे नंबर की जीडीपी बनाने के वादे के आधार पर फिर से चुनाव में उतरी है। पर पूरा एनडीए मोदी के चेहरे के पीछे है। पूरा एनडीए यह जानता है कि मोदी के कंधों पर बैठकर ही हम संसद से सत्ता तक पहुंच सकते। भाजपा पार्टी फुल टाइम इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। आज भारत में भाजपा का कार्यकर्ता हर गांव, हर बूथ, हर मोहल्ले में इलेक्शन की तैयारी में लगा हुआ है और साथ साथ उसकी संगीनी संस्थाएं जैसे आरएसएस, दुर्गा वाहिनी और कुछ हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यह सब पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। मतलब भाजपा इलेक्शन मैनेजमेंट में पावरफुल है और माइक्रो प्लानिंग से इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार भाजपा के उत्साह में भी यह दिख रहा है, पर एनडीए के स्टार प्रचारक मोदी रहेंगे और यह कारण है एनडीए इस बार पूरे दमखम में दिखाई दे रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वह अपने आप को इस अलायंस में प्रमुख भूमिका में भी पेश नहीं करती। सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आज छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लेवल पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश के प्रमुख राज्य यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में छोटे भाई की तरह वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह उसकी मजबूरी बन गई है, जिसका कारण है उसका राष्ट्रीय लेवल पे कम हो रहा जनादेश। वही ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है। इंडिया अलायंस के सभी साथी दल अपने आप के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने राज्य में भाजपा को किसी भी तरह रोककर अपने कुनबे को बचाना चाहते हैं और यही मजबूरी इन सबको साथ ले आई है और एंटी बीजेपी वोटों को एक खेमे में लाकर किसी भी तरह भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। और इंडिया अलायंस महंगाई, सेक्युलरिज्म, देश बचाओ संविधान बचाओ, विरोधी पे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड से मिली धनराशि छुपाना, डिक्टेटरशिप को रोकना, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देना, किसानों को एमएसपी की गारंटी और भाजपा के द्वारा समाज में ध्रुवीकरण करना जैसे मुद्दों पे इस बार वो चुनाव में उतरे हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती है। 2014 और 2019 की भाजपा की यूपी में प्रचंड जीत के साथ उन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल करी थी और इस बार इलेक्शन के फेज 1 के अंदर यूपी की 80 सीटों में से 8 सीट के लिए मतदान करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 19 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को यूपी में पीलीभीत, सहारनपुर, नगीना,
बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना, रामपुर में चुनाव होने वाले हैं। इस बार पीलीभीत की सीट सबसे हॉट सीट बन गई है क्योंकि बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया है और कुछ साल पहले कांग्रेस से आए जितेंद्र प्रसाद को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से कुर्मी बिरादरी पर दाव लगाया है और भगवतो शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि पीलीभीत लोकसभा की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। पीलीभीत लोकसभा के क्षेत्र में 25 लाख की आबादी है और वहीं कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी है और 3 से 4 लाख किसान वोटर है और कुर्मी वोट लगभग 2 लाख है। हमारे हिसाब से ये सीट बीजेपी प्राप्त करेगी क्योंकि इस बार बीएसपी ने अनीश अहमद खान को कैंडिडेट घोषित किया है। इसी के कारण मुस्लिम और दलित वोटों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण होगा क्योंकि अहमद खान एक मजबूत प्रत्याशी है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब बिजनौर की बात कर लेते हैं। बिजनौर लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन यानी 1991 के बाद से बीजेपी यहां कुल 4 बार अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में भी ये सीट 2 बार और 1 बार राष्ट्रीय लोक दल के पास भी ये जा चुकी है। वर्तमान समय पर इस सीट पर बीएसपी का कब्जा है। यहां से सभी लोक दलों ने जातिगत समीकरण को बांधने की कोशिश करी। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान को उतारा गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सेनानी को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीएसपी ने जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बिजनौर में जातिगत वोटरों की बात करें तो 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर है, जबकि 4 से 4.5 लाख के बीच दलित वोटर है और वहीं करीब 2 लाख जाट वोटर है। 50,000 से 75,000 के बीच गुर्जर वोटर भी है और 50,000 से 60,000 के बीच ब्राह्मण वोटर भी है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स हमेशा निर्णायक रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछो तो आरएलडी और बीएसपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि ये सीट एनडीए अलायंस ने आरएलडी को दी है और इस बार सारे जाट वोटर जयंत चौधरी के साथ जाना पसंद करेंगे और बीजेपी के वोटर भी आरएलडी के साथ जुड़ेंगे। इसी कारण यह सीट आरएलडी या बीएसपी किसी के भी पास जा सकती है और वहीं विक्ट्री ऑफ मार्जिन भी काफी कम रहेगा। यूपी के मुरादाबाद में भी इस बार मुकाबला कांटे का है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार यहां पर एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जबकि बीजेपी ने फिर से कुबेर सर्वेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। मुरादाबाद यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर पीतल के बने सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश में भी होता है, इसलिए यह जगह एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब की तरह काम करती है। मौजूदा सांसद की बात करें तो एसटी हसन एसपी से मुरादाबाद लोकसभा के सांसद है। वैसे तो मुरादाबाद के पिछले 3 लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 2019 में एसपी, 2014 में बीजेपी और 2009 में कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। विश्लेषण के द्वारा हमें लगता है कि इस बार बीजेपी मुरादाबाद की सीट जीत सकती है क्योंकि आजम खान के दबाव के कारण अखिलेश यादव ने वहां के मौजूदा सांसद एसटी हसन की जगह दावेदारी को हटाकर रुचि कुमारी को कैंडिडेट बनाया है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी में अंतर्विग्रह के कारण पार्टी की सीट बिखरी सी नजर आ रही है और वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियां भी देखने को मिली है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है।